लोग पढ़ेंगे अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछली बार हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था और सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को आप दो जगह रख सकते थे, फोकस पे या फोकस और लेंस के बीच में। अगर फोकस पे रखेंगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर फाइनल इमेज बनेगी और तब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा d/f, where f is focal length of the lens and d is least distance of distinct vision। लेकिन अगर हम उसे फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज को हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाने के लिए इसके बीच की डिस्टेंस को एडजस्ट करना होगा और तभी हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा। और उस समय जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा 1 + d/f। जनरल फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप्स मैग्निफिकेशन इज d/u, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक लिमिट से ज़्यादा हम इससे मैग्नीफाइड इमेज नहीं पा सकते, तो हमको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें हम दो लेंस यूज़ करते हैं उसमें स्विच करना पड़ता है। In compound microscope, we use two lenses. One lens magnifies the image of the object, and the magnified image formed by one lens is again magnified by the second lens. So we will write this point that in compound microscope we use two lenses. The lens which is close to object is called objective lens. Lens which is near the eyes is known as eyepiece. The objective lens has characteristic that its focal length is small and its aperture is also small. And in the compound microscope we use achromatic lens in which the image formed is not having chromatic aberration, जिसमें इमेज के दोनों साइड में कलर्ड लाइंस आ जाती हैं और इमेज क्लियर नहीं रहती। तो क्रोमेटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन इन दो से फ्री होती है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंस यूज़ करते हैं हम, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस होता है, जिसे हम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। और जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ रिलेटिवली बड़ी होती है और उसका एपर्चर भी रिलेटिवली थोड़ा बड़ा होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स, स्पेशली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ये हम लोग फटाफट नोट कर लेंगे। नाउ फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये लेंस ऑब्जेक्टिव है जो कि उस ऑब्जेक्ट के पास होता है जिसका साइज़ बहुत छोटा है और जो हमें इनलार्ज करके देखना है। ये आई पीस है। आईज आर वेरी क्लोज टू आई पीस। वी पुट द आईज ओवर द आई पीस, यू कैन से। तो पोजिशन ऑफ आई पीस एंड पोजिशन ऑफ आई, यू कैन टेक देम सेम। तो ये आई पीस है और इसका एपर्चर भी लार्ज है और इसकी फोकल लेंथ भी इसके कंपैरिजन में बड़ी होती है। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो, इसकी फोकल लेंथ तो बहुत छोटी होती है, ठीक है ना, इसकी फोकस के बहुत नज़दीक ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इसका मैग्नीफाइड इमेज ऑब्जेक्टिव इस जगह बनाता है। अब ये जो इमेज की पोजीशन है, इंटरमीडिएट इमेज कहेंगे इसे, क्योंकि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसकी पोजीशन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी पोजीशन को हम आई पीस के फोकस पे भी रख सकते हैं और इसकी पोजीशन आई पीस के फोकस और आई पीस के बीच में भी सेट कर सकते हैं। तो हम दोनों ही केसेस देखेंगे, एक जब आई पीस के फोकस पर इसकी इमेज बने और दूसरा जब फोकस और आई पीस के बीच में इसकी इमेज इस तरह से बने कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। तो ये दो रेज, क्योंकि ये डायग्राम बहुत पूछते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको कम से कम
4 to 5 टाइम्स इसको ड्रॉ करके करनी होगी, तब आप इसे करेक्टली बना पाओगे। तो पैरेलल रेज चली और वो इस पॉइंट पर जाकर पहुंचती है और एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधे, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप इमेज बना दोगे। तो जो आपके लिए ट्रिक है वो ये है कि पहले आप इमेज बना दो इंटरमीडिएट, और उसके बाद फिर पैरेलल रेज का जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ड्रॉ करो यहाँ से यहाँ तक, और इस ऑब्जेक्ट से यहाँ तक सीधी रे ड्रॉ करके इसकी साइज पहले ही सेट कर लो। सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करो जिससे कि वो ऑप्टिकल सेंटर से भी पास हो और इमेज तक भी पहुँचे। उसके बाद ये वाली लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से पहुँचे और यहाँ तक पहुँचे, ये बार बार आपको रबर यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद इस लाइन को ड्रॉ करो और फिर ये मिला दो। ठीक, अब इसको जब इसको ड्रॉ करने लगो, सेकंड इमेज से ड्रॉ करने लगो, तो आप क्या करो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन पहले ड्रॉ कर दो पीछे तक, और उसके बाद इसी पॉइंट से इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। अब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारी जो फाइनल इमेज है वो तुम्हें कितनी बड़ी बनानी है। ये ट्रिक है जिससे कि आपको एक ही बार में सही सही डायग्राम बन जाएगा कि पहले आप यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर तक सीधी लाइन बना दो, उसके बाद आप इस वाले लाइन को बनाओ और ऐसे बनाओ कि ये पैरेलल रे जब पीछे ले जाओ तो जहाँ ये दोनों मिले वहाँ तक का साइज़ तुम्हें ऑब्जेक्ट का रखना है। इसी तरह से यहाँ पर भी जब तुम बनाओ तो ये वाली लाइन सीधी ड्रॉ करो ऑप्टिकल सेंटर से, ये वाली लाइन यहाँ पैरेलल रे बना लो पहले, और उसके बाद फिर रिफ्रैक्टेड रे दिखाने से पहले स्केल से इस वाली लाइन को सीधे बनाओ, और फिर इस वाली लाइन के ही किसी पॉइंट से टच कराती हुई ये लाइन सीधी खींच दो, और फिर इसकी साइज़ का तुम्हारा डिटर्मिनेशन हो गया, और तब ये पूरा का पूरा जो प्रॉपर फाइनल टच देना है डायग्राम को वो दो। तो अब चलते हैं हम लोग। मैग्नीफाइड इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाई, मान लो कि फोकस और आई पीस के बीच में बनाई। आई पीस के फोकस और आई पीस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा, ये जो इमेज बनी ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, तो इसका मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ये आई पीस बनाएगा। तो ऑब्वियसली हमको इसकी डिस्टेंस को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर एडजस्ट करना होगा, और उसके लिए हमें यू को एडजस्ट करना होगा अगर हम चाहते हैं कि वी कैपिटल डी रहे। और यू को एडजस्ट करने के लिए हमें इन दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस को एडजस्ट करना होगा। उसके लिए हम एक खास टेक्निक यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जिसे हम बोलते हैं रैक एंड पिनियन टेक्निक। रैक एंड पिनियन टेक्निक से हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करते हैं और इसकी पोजीशन को डिसाइड करते हैं कि ये फोकस पर बनेगी या इन दोनों के बीच में। चलो, अब ये इन दोनों के बीच में इस तरीके से एडजस्ट हो गई पोजीशन ऑफ दिस इमेज कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर मैग्नीफाइड बनने लगी। तो अब सवाल उठता है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीफिकेशन का बेटा एक ही जनरल फॉर्मूला है, और अगर ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो भी आप एक ही फॉर्मूला बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज डायरेक्टली सीन फ्रॉम द आई। जो ऑब्जेक्ट है वो भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखेंगे, और तब जो एंगल आँखों पे बन रहा है वो यहाँ रखेंगे, और इस केस में तो फाइनल इमेज भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही बनेगी, और इस पर जो एंगल बनेगा वही आँखों पे बना एंगल हो जाएगा। तो बीटा अपॉन अल्फा इज मैग्निफिकेशन, एंड सिंस दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो tan बीटा अपॉन tan अल्फा इज मैग्निफिकेशंस फॉर्मूला। अब tan बीटा और tan अल्फा का
जो एक्सप्रेशन है वो हम ट्राइंगल से लेंगे। tan अल्फा का एक्सप्रेशन तो डायरेक्ट है, देखो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan अल्फा। tan बीटा के फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पर ये ट्राइंगल यूज़ करेंगे। इस ट्राइंगल में ध्यान करो, tan बीटा इज perpendicular upon base, that is h i dash upon u e। ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने पर एच आई डैश अपॉन यू ई डिवाइडेड बाई एच ओ अपॉन डी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो d अपॉन यू ई को एक साथ लिख लो और एच आई डैश अपॉन एच ओ इसको एक साथ लिख लो। अब इसकी वैल्यू को हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ये वैल्यू u और v के फॉर्म में मिले, क्योंकि हम साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो मेज़र नहीं कर पा रहे, लेकिन हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू u और v के फॉर्म में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव के। तो इसके लिए फिर से हम डायग्राम में जाएंगे और दो ट्राइंगल्स की हेल्प लेंगे। इन दीज टू ट्राइंगल्स, just observe these two triangles are similar triangles. This angle is vertically opposite angle, so they are equal. This angle and this angle is 90-degree angle, so third angle will automatically be the same. So we can say that this side divided by this side can be written as equal to this side divided by this side. So h I dash upon HO can be written as objectives image of objective, distance of image of objective from the objective, that is VO divided by UO. HI dash upon HO can be written as VO upon UO। इस वैल्यू को वहाँ पे रख देते हैं और साथ में ये देखो कि UO आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रहे हो, तो UO को आपको माइनस साइन के साथ रखना होगा। When we substitute HI dash upon HO equal to VO upon minus UO, then we get the general formula of magnification of compound microscope. Now this is the base formula, और अब हम इमेज की, फाइनल इमेज की दोनों पोजीशन के लिए मैग्निफिकेशन को अलग अलग देखेंगे। एक जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D पे बन रही है और दूसरा जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन रही है। पिछले क्लास में हम लोग ये देख चुके थे कि मैग्निफिकेशन तो दोनों ही केसेस में होगा, जब फाइनल इमेज D पर बनेगी या जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगी, लेकिन मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा जब फाइनल इमेज D पर बनेगी और मिनिमम होगा जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगी। लेकिन इस केस में हमारी आंखें स्ट्रेस्ड पोजीशन में होंगी और इस केस में आइज रिलैक्स्ड होंगी। तो अब हम मेन फार्मूला लिख देते हैं और फिर आई पीस के लिए फोकल लेंथ का फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर यू ई इस तरीके से एडजस्टेड है कि फाइनल इमेज D पे बन रही है, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंसेस आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाकर ले रहे हैं। आप यू ई भी इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाकर मेज़र करेंगे और जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है D, ये भी आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाकर लेंगे। तो दोनों ही वैल्यूज़ हम साइन के साथ, माइनस साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यू ई की जगह हमने माइनस यू ई रख दिया और वी ई की जगह माइनस टी। तो और फिर इस पूरी इक्वेशन को D से मल्टीप्लाई कर दो, तो D अपॉन एफ ई इज़ इक्वल टू यहाँ पर -1 और ये प्लस और फिर D अपॉन यू ई। D अपॉन यू ई की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसको हमने यहाँ पर रख दिया। तो जो हमारा मैग्निफिकेशन का फाइनल फार्मूला आया फॉर द स्ट्रेस्ड आई पर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, दैट इज माइनस VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया मैक्सिमम जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पा सकते हैं। इसके बाद दूसरा केस देखते हैं जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन रही है।
फिर से हम आई पीस के लिए जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं। अभी फाइनल इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन रही है तो इसे इनफाइनाइट लिख लिया। यू ई मेज़र करने के लिए हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाते हैं, तो यू ई को हम कोई वैल्यू नहीं देंगे, बस माइनस यू ई रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हमें डी अपॉन यू ई पिछली बार की तरह वैल्यू उठाकर रखनी है मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में। तो जब हमने माइनस यू ई रख दिया और फिर पूरी इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी अपॉन यू ई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी अपॉन यू ई इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई हो गया। डी अपॉन यू ई की वैल्यू उठाकर आपने जनरल फॉर्मूले में रख दी, दैट इज डी अपॉन एफ ई, और आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन रही है। क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हो रहे हैं तो हम एक पेज पे सारे फॉर्मूले सीक्वेंस वाइज रखेंगे, जिससे हम उन्हें पैरेलल कंपेयर करके ठीक से लर्न कर सकें। अब हम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन वाले पॉइंट्स एक साथ लिखेंगे। पहला पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स के लिए, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज नोन एज ट्यूब लेंथ। तो ट्यूब लेंथ न्यूमेरिकल्स पे कैलकुलेट करने को पूछते हैं, तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दो डिफरेंट केसेस में दो डिफरेंट फॉर्मूले से निकलेगी। देखो, जब फाइनल इमेज कैपिटल डी पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये वाला आई पीस वाला ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका जो इमेज है वो यू ई पर, और ये ऑब्जेक्टिव से कितनी दूर बन रहा है, वी ओ पर। तो व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ट्यूब लेंथ इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला वी ओ प्लस यू ई। लेकिन जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगी, जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगी तो जो ऑब्जेक्ट है, यानी इसकी इमेज ये बनाएगा, वो इसके फोकस पे रखी होगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और ये डिस्टेंस तो वी ओ है ही। तो उस वक्त ट्यूब लेंथ आपको कैसे मिलेगी, वी ओ प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो ये दोनों पॉइंट भी हम नोट करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का सेपरेशन हम चेंज कर सकते हैं। आप इस नाम को नोट करेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। द टेक्निक इज नोन एज रैक एंड पिनियन टेक्निक, और इसकी वजह से जब हम ऑब्जेक्टिव और जो इंटरमीडिएट इमेज है उसके बीच की डिस्टेंस और आई पीस और इंटरमीडिएट इमेज के बीच की डिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि फाइनल इमेज कैपिटल डी पर बने या इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बने। फिर नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम मैग्नीफिकेशन को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कितनी तरीकों से इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर दैट वी नीड टू सी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन। जो ऑब्जेक्टिव से इंटरमीडिएट इमेज बन रही है, इट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक। और 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से जो रिलेशन v और u के बीच निकलता है वो ये होता है कि जब v को बढ़ाओगे तो u कम होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि vo जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो, देन uo should be as small as possible, and therefore object should be placed very close to fo। फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव की है उस पर रखेंगे तब तो इमेज इन्फिनिटी पर बनने लगेगी, तो एफ ओ पर तो नहीं रखना है, लेकिन उसके जितना नज़दीक हो सकता है उतना नज़दीक रखते हैं हम। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं वाई वी प्लेस द ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो उसका रीज़न यहाँ पर है टू गेट द गुड मैग्निफिकेशन, ठीक। वीओ बढ़ना है तो यूओ कम होना है। यूओ कम होने की एक लिमिट है, कितनी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बहुत नज़दीक आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करिए। दूसरा तरीका है मैग्नीफिकेशन को इम्प्रूव करने का, जब हम दोनों स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस को देखते हैं मैग्नीफिकेशन के, तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, लेकिन
फोकल लेंथ ऑफ आईपीस शुड नॉट बी लेस देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये दो पॉइंट्स आप नोट करोगे और इन दो पॉइंट्स को आप आंसर के फॉर्म में यूज करोगे अगर वो पूछेंगे हाउ कैन वी इम्प्रूव मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ लेट अस सी द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये क्वेश्चन देखो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करने को कहा है और ये क्वेश्चन 2 बार आया है और 2022 में वेरी वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन आप डिफाइन करोगे एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज at the eye upon angle subtended by object at when object is at by object when object is at least distance of distinct vision। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो तुम कि कितनी बार पूछा गया है और इसलिए ये क्वेश्चन तुम्हारे ईयर में कितना प्रोबेबल है ये तुम खुद गेस कर सकते हो। ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग इमेज फॉर्मेशन इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज प्लेस्ड एट फाइनल इमेज इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी। ठीक, तो जो डायग्राम हमने अभी देखा था वही हमारा आंसर है। देन डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन व्हेन फाइनल इमेजेस एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये दोनों ही जो आंसर्स हैं वो हम पढ़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एडवांटेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओवर सिंपल माइक्रोस्कोप 2014 में पूछा गया है और ये भी रिपीट हो सकता है। तो इसका एक ही पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, मेन पॉइंट। वैसे 2 पॉइंट है पर एक पॉइंट अगर पूछा जाए तो आप ये वाला लिखोगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई अप टू अ लिमिटेड अमाउंट। ये 9 टाइम्स ऑब्जेक्ट साइज, इससे ज़्यादा बड़ा मैग्नीफाई इमेज का साइज नहीं कर सकता। बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स मैग्नीफाइज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाइज द इमेज and then eyepiece magnifies the image and the magnification of objective into magnification of eyepiece, when they are multiplied then you get the magnification of compound microscope। तो आपको समझ आ सकता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप से कहीं ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट है, नॉर्मली जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी इमेज में 2 तरह की एबरेशंस या डिफॉर्मेशन देखी जाती है, स्फेरिकल एबरेशन और क्रोमेटिक एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन में जो रेज हैं, जो पैरेक्सियल रेज हैं और जो मार्जिनल रेज हैं, पैरेक्सियल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास है और मार्जिनल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, इनको लेंस एक ही जगह पर फोकस नहीं करता, ये अलग अलग जगह पर फोकस होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपको एक क्लियर इमेज ना मिलकर ब्लर इमेज मिलेगी। दूसरा, जो इमेज मिलेगी वो उसके जो कलर्स हैं वो भी एक ही जगह फोकस नहीं होते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें याद है ना, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम -1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस पर डिपेंड करती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। तो कुछ वेवलेंथ्स दूर जाकर फोकस होंगी और कुछ वेवलेंथ्स पास। तो जो इमेज मिलती है उसमें इस तरीके से कलर्ड फ्रिंजेस दिखती है इमेज के साइड में। तो ये क्रोमेटिक एबरेशन हुआ और ये स्फेरिकल एबरेशन हुआ, और ये जो एरर है ये सिंपल माइक्रोस्कोप में मिल सकता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का कॉम्बिनेशन एज अ कन्वर्जेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। उससे क्रोमेटिक एबरेशन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं और स्फेरिकल एबरेशन को तो काफ़ी मिनिमाइज हो जाते हैं ये दोनों एरर्स या एबरेशंस। The next question is again asked multiple times, why objective of compound microscope
is of a small aperture? The answer is you should write it in technically correct words. As object to be visualized is very small with compound microscope and it is placed close to objective. So, if aperture is large, light ray coming from object will expand if aperture is large and image formed will be less bright. But if aperture is small, rays will expand less. So rays will be focused in a small region and hence image will be brighter. For that reason, the objective's aperture is taken to be small. And now we will see the numericals, the pattern of numerical which is being asked in previous years. In 2012, just observe the language and the question. A compound microscope consists of an objective of focal length 2 cm and an eyepiece of focal length 5 cm. When object is placed 2.4 cm away from objective, final image formed is virtual and is at 25 cm from eyepiece. Determine magnifying power of this compound microscope in this setup. ठीक है, नॉर्मल यूज. तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो क्वांटिटीज गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, UO, VE, ये सब पहले नोट कर लेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है. तो जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो हो जाएगा D/1 + D/FE VO upon VE upon VO upon UO with a minus sign. ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया. अब तुम देखो कि तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है. D की वैल्यू तुम्हें पता है, FE की वैल्यू तुम्हें पता है, VO की वैल्यू तुमको नहीं पता है, UO की वैल्यू पता है. तो अब हमारा सारा फोकस सिर्फ VO कैलकुलेट करने पर है और हम यूज़ करेंगे फोकल लेंथ का फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव. तो फॉर्मूले में जब हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे, देखो तो FO दिया हुआ है, UO दिया हुआ है, माइनस साइन के साथ U की वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो VO की वैल्यू 12 आ जाएगी और ये उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा. तो जब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रखी तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन है वो देखो 30 टाइम्स आ गया है ना. और निगेटिव साइन का मतलब है कि फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड है. हमेशा जब मैग्नीफिकेशन निगेटिव आएगा तो इसका मतलब होगा कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रही है. अब अगर इसी क्वेश्चन में ट्यूब लेंथ पूछ लेते, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, तो आप याद करो कि ट्यूब लेंथ कितनी थी. अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही थी तो ये डिस्टेंस था VO और ये डिस्टेंस था UE. तो ट्यूब लेंथ थी VO + UE. बस ये दोनों वैल्यूज़ ऐड कर देनी है. 12 + UE. अब जैसे हमने ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज़ किया था उसी तरह से आईपीस के लिए यूज़ करके UE निकाल लेंगे. कैसे? यहाँ पर हम लिखेंगे 1/FE is equal to 1/VE minus 1/UE और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो देखो ये माइनस में UE आएगा, लेकिन हमें माइनस से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम ट्यूब लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की डिस्टेंस. और ये पॉइंट VO है और इतनी डिस्टेंस UE है और आपको इन्हें सिंपली मैग्नीट्यूड ऐड कर देना है. तो आपको 12 में जो UE आ रहा है, कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, 6.25 सेंटीमीटर. ये वैल्यू यहाँ पर आपको रख देनी है. मैंने कैलकुलेशन काफ़ी जल्दी में किया है तो कैलकुलेशन आप ज़रूर एक बार क्रॉस चेक कर लेना. तो ये
25 सेंटीमीटर ये ट्यूब लेंथ आ जाएगी। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिस इस सेम पैटर्न पर डिफरेंट क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस और टेलीस्कोप पर बात करेंगे।